नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आई के हिंदी टारगेट में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे और वीडियो का इंतज़ार भी कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं, हम भाग 20 लेकर आज उपस्थित हुए हैं। यानी 10 प्रश्नों की श्रृंखला जो लगातार चल रही है, आज भाग 20 पर पहुंच चुका है। ये तब तक जारी रहेगा जब तक आपका इंटरव्यू समाप्त नहीं हो जाता। तो ये नियम हमारा है कि हर वीडियो में प्रश्न देना और उसका जवाब देना। यानी पहले आपको प्रश्न देते हैं, फिर आपको जवाब देते हैं, यानी अगले वीडियो में आपको जवाब मिलता रहता है। तो ये श्रृंखला लगातार चल रही है। आप लोग को बस ध्यान से देखना है, वीडियो पूरा देखिए, आपको पूरा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेगा और आंसर आपको मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन कर दीजिए और साथियों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं आपको मिलते रहे। अगर बेल आइकन को दबाए रहेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं कौन से प्रश्न रखे गए थे जो आपके जवाब नहीं मिले थे। इस वीडियो में आपको जवाब दे रहे हैं कौन से प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, संत कवियों में कौन शिक्षित कवि थे? संत कवियों में कौन शिक्षित कवि थे? तो संत कवियों में आपको बता दें, ये भक्ति काल के हैं सुंदरदास। सुंदरदास सुंदरदास सबसे सुशिक्षित कवि थे, इन्हीं को माना जाता है। और ये श्रृंगार रस के पक्के विरोधी थे, समर्थक नहीं। पूछा जाएगा आपसे कि श्रृंगार रस के पक्के विरोधी कौन से कवि हैं, तो आपको बता देना है सुंदर दास। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, बीसल देव राजमती से रूठकर कहाँ चला जाता है? तो बीसल देव राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है। कहाँ? उड़ीसा। और कितने वर्ष के लिए जाता है ये भी पूछा जाता है। तो इसमें 12 मासा यानी 12 मास का वर्णन है, लेकिन जाता है यानी बीसल देव जाते हैं 12 साल के लिए जाते हैं। बीसल देव रासों में 4 भाग है, 4 खंड है। ठीक है, पहले में विवाह होता है, दूसरे में विदा होता है, तीसरे में रूठ कर जाता है और चौथे में फिर वापस होता है। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस कवि को गजल सम्राट कहा जाता है? किस कवि को गजल सम्राट कहा जाता है? तो कहा जाता है दुष्यंत कुमार। नाम सुने होंगे, दुष्यंत, दुष्यंत कुमार, इन्हीं को गजल सम्राट कहा जाता है। गजल जो है आपका अरबी भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न आपका है, वाक्य के कितने अंग होते हैं? तो वाक्य के 2 अंग होते हैं। कितने अंग? 2 अंग होते हैं। एक होता है उद्देश्य और दूसरा आपका होता है विधेय। आप सीधे सीधे कह सकते हैं, जो कर्ता होता है वो उद्देश्य होता है और जो कर्ता क्रिया करता वही विधेय होता है। ठीक, फिर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। युयुत्सा किसे कहते हैं? आप लोगों ने, कुछ लोगों ने कमेंट भी लिखा था, युयुत्सा कहते हैं युद्ध की इच्छा रखने वाला। किसकी युद्ध की इच्छा रखने वाला को युयुत्सा कहा जाता है। रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? युयुत्सा। अनेक शब्द में एक शब्द भी आप पढ़ते रहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं। कृतज्ञ किसे कहते हैं? कृतज्ञ किसे कहते हैं? ठीक है, आगत पद क्या किसे कहते हैं? आगमिष्यत पद क्या किसे कहते हैं? तो ये सब बातें आपको ध्यान में रख के पढ़ना है। आगे चलते हैं। अव्यय के कितने भेद होते हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। तो अव्यय के 4 भेद होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 4 भेद होते हैं, जिसमें से आपका पहला है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण,
दूसरा आपका है संबंध बोधक, तीसरा आपका है समुच्चय बोधक, और चौथा आपका है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ये अव्यय के 4 भेद होते हैं। और इसके अंदर भी 4 भेद होते हैं, क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, ठीक है। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर कब से दिया जाने लगा? ध्यान से देख लीजिए, ज्ञानपीठ पुरस्कार संपूर्ण साहित्य पर कब से दिया जाने लगा? तो ये आपको दिया जाने लगा 1984 से। 1984 से संपूर्ण साहित्य पर दिया जाता है, यानी जितने भी साहित्य आप लेंगे सबको जांचा परखा जाता है तब दिया जाता है। सिर्फ 4 लोगों को संपूर्ण साहित्य पर नहीं दिया गया है, देवी दिनकर, अज्ञे और पंत को, इनको एक एक रचना मिला है। बाकी 1984 से संपूर्ण साहित्य पर दिए जाने लगा। अगला प्रश्न है, कुलपति मिश्र किसके राजाश्रित कवि थे? कुलपति मिश्र किसके राजाश्रित कवि थे? तो ये थे राम सिंह। किसके थे? राम सिंह। राम सिंह के राजाश्रित कवि थे। ये राम सिंह थे कौन? तो राम सिंह थे राजा जयसिंह, यानी जयपुर नरेश राजा जयसिंह के पुत्र थे राम सिंह। ये कुलपति मिश्र जो है ये बिहारी के भांजे हैं। तो बिहारी जो है जय सिंह के दरबार में रहते थे और उनके भांजे कुलपति मिश्र राम सिंह के दरबार में रहते थे। ये क्वेश्चन आपको बना लेना है। अगले क्वेश्चन की तरफ। 84 सिद्धों में कितनी महिलाएं थी? नाम बताइए। तो 84 सिद्ध में आपको 2 प्रकार के मिलता है, कहीं मिलता है 4 और कहीं मिलता है 3। तो आपको याद कर लेना है दोनों, लेकिन 3 मुख्यतः आप लोग बताइएगा, 3 ही होते हैं। पहले हैं कनकलापा या कनकलापा या कनखलापा, कनकलापा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा। लक्ष्मीकरा। एक और आती है मेखलपा, तो उनको आपको मेखलपा को छोड़ देना है। कनकलापा, मणिभद्रा, लक्ष्मीकरा, ये 3 आपकी सिद्धों में आती हैं। बाकी 81 क्या हैं? पुरुष हैं, 3 महिलाएं हैं। सिद्धों की संख्या बता दिया गया है 84 है, ठीक है। सिद्धों की भाषा सांध है, ये भी आप लोग को बता दिया गया है। फिर इसके बाद सिद्धों में सबसे विद्वान जो सबसे बड़े जो थे सरापा थे। अब देखिए अगला प्रश्न कौन है? तो अगला प्रश्न, दोहा कोश का संकलन किसने किया? संभवतः ये लास्ट प्रश्न है। तो दोहा कोश का संकलन किसने किया? कुछ लोग सरापा बताए थे, सरापा की रचना है दोहा कोश, और जो संकलन किया गया प्रबोध चंद्र बागीची। प्रबोध चंद्र बागीची, ये दोहा कोश का संकलन किए थे। और अगर आपसे पूछता है सिद्धों की रचनाओं का संकलन किसने किया, तो सिद्धों की रचनाओं का संकलन आपको बता देते हैं कौन किया है। तो किए हैं हरिहर प्रसाद शास्त्री, बौद्ध गानाओ दोहा के नाम से, ठीक। तो ये रहे आपके 10 प्रश्न के जवाब। अब आपको मिलते हैं 10 प्रश्न। तो देखते हो 10 प्रश्न कौन कौन से आपको मिले हैं और आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर जवाब देना है। तो चलिए हम 10 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं। पहला प्रश्न है, सितंबर और अक्टूबर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। सितंबर और अक्टूबर में कौन सी ऋतुएं होती हैं? तो आपको बता दिया गया है ऋतुएं 6 होती हैं। तो पूछा जाता है सितंबर और अक्टूबर में कौन सी ऋतुएं होती हैं, कौन सी ऋतुएं चलती हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न आपको बताना है कौन सी ऋतुएं चलती हैं। दूसरा प्रश्न है, अष्टछाप कवियों में किसे अधिकारी के नाम से जाना जाता था? तो अष्टछाप कवियों में किसे अधिकारी के नाम से जाना जाता था? ये ध्यान देने वाली बात है कि सभी जो अष्टछाप कवि थे 8 लोग, उनमें
जैसे देखा जाता है कि सब में एक स्कूल होता है, उसमें किसी को मॉनिटर बना दिया जाता है, ठीक उसी तरह से एक को किसी को अधिकारी बनाया गया था, तो वो अधिकारी के नाम से ही जाने जाते थे। आपको बताना हो कौन से कवि हैं। तीसरा प्रश्न, दिन के 4 पहरों का क्रम बताइए। 4 पहरों का यहाँ को लिखा गया है, तो 4 पहरों का क्रम बताना है। दिन पहर 8 होते हैं, एक पहर में 3 घंटा होता है, तो आपके दिन के 4 पहरों को क्रम से बताना है, आगे पीछे नहीं करना, क्रम से बताना है, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, रश्मि रथी का अर्थ क्या होता है, बताइए। किसका अर्थ? रश्मि रथी का क्या अर्थ होता है, नाम बताइए। 5वां प्रश्न, कौन कवि मुसलमान बनने के बाद भी कृष्ण भक्ति बने रहे? ध्यान से देखिए एकदम प्रश्न, कौन कवि मुसलमान बनने के बाद भी कृष्ण भक्ति बने रहे? ये प्रश्न आपको बना लेना है, ध्यान से पढ़िए और जवाब दीजिए। 6ठा प्रश्न आपका, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? यहाँ सर्वप्रथम की बात हो रही, किसने किया है, किसका वर्गीकरण? आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का। 6ठा प्रश्न आपका है, कौन सा नाटक भारतेंद्र जी के घर पर खेला गया था? एक नाटक लिखा गया है जो भारतेंद्र जी के घर पर खेला गया था। पहले नाटक जो होता था वो लोग घर पे खेलते थे, तो कौन सा ऐसा नाटक है जो भारतेंद्र जी के घर पर खेला गया है? 8वां, सबसे पहले उपन्यास पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? प्रश्न किसी भी तरह से वो बना सकते हैं, आपको फंसाने के लिए कुछ भी बना सकते हैं, तो सब बिंदुओं पर आपको ध्यान, एक एक बिंदु पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। छोटे से छोटे बिंदु पे आपको ध्यान देना है कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले उपन्यास पर किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? प्रश्न 9 है, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, नाम बताइए। आज का 10वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका क्या है, सौर श्रेणी के अंतर्गत कितनी उपभाषा आती हैं, या कितनी उपभाषाएं आती हैं? किसके अंतर्गत? सौर श्रेणी के अंतर्गत कितनी उपभाषा आती है? तो ये रहे आपके 10 प्रश्न, और आपको जवाब देना है 10 प्रश्नों के, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।